हे गाइस, तो लास्ट एपिसोड में हमने पहली बार देखा था कि यॉन कैंग शैन पहली बार यू मियान के लिए येलो हुआ था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो रात भर मैं नींद के लिए तरसता रहा। उल्टा पलटी मारते हुए सुबह हो गई। इतना कंफ्यूज और रेस्टलेस था कि जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था लगभग पैर स्लिप हो गया। इधर दादाजी तो सुबह से ही एक्टिव थे। जैसे ही उन्होंने मेरी सूजी हुई आंखें और थकी सी शक्ल देखी, बस अज्यूम कर लिया कि मैं कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते रात जाग गया था। गरम दूध पकड़ा दिया और साथ ही अपना डेडली ट्रुथ बॉम्ब। ऐसे ही चलेगा तो बाल जल्दी ही झड़ जाएंगे तुम्हारे, तुम जवानी में ही गंजे हो जाओगे। बस सुबह ही शुरुआत ऐसी डार्क भविष्यवाणी से हुई। ब्रेकफास्ट के थोड़ी ही देर बाद डोरबेल बज गई। दादाजी ने दरवाजा खोला तो सामने नन्ही क्यू क्यू खड़ी थी। यान वान क्यों आते ही खुशी से उचक रही थी। आज तो मैं और यान कॉन्ग शैन दोनों ही फेस्टिवल के प्रिपरेशन में बिजी थे, तो उसका पूरा दिन दादाजी के साथ ही निकलना था। गेट पे खड़े होकर दादाजी ने स्माइल के साथ हाथ हिलाते हुए कहा, चलो जाओ मियान मियान, आशैन, मैं क्यू क्यू को शाम को तुम दोनों से मिलने लेकर आऊंगा। और हम दोनों निकल गए। कार के अंदर का माहौल अजीब सा था। यान कॉन्ग शैन वैसे भी ज्यादा बात करने वालों में से नहीं था, लेकिन आज तो और भी ज्यादा खामोश दिख रहा था, एकदम स्टोन साइलेंट। मैं अंदर ही अंदर बस जलता रहा। कार के स्पीकर पे लीजा अनो का लाइफ ऑफ द रोज बज रहा था, पर मुझे तो लग रहा था कि मेरे दिल का गुलाब मुरझाने वाला है। रेन स्टॉप फेस्टिवल के परेड शाम को सनसेट के टाइम स्टार्ट होना था। रूट फिक्स था, नानपुर स्ट्रीट से शुरू होकर स्ट्रीट के एंड तक सीधा। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगना था, लेकिन उस आधे घंटे के लिए पूरा गांव ने महीनों से तैयारी की थी। हर डिटेल परफेक्ट हो, हर स्टेप फ्लॉलेस लगे। हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑलरेडी महीनों से बस इसी दिन के लिए मेहनत कर रहे थे। नानपुर स्ट्रीट पर हम पहुंचे तो पूरा माहौल ही अलग था। अंकल जैंग और उनकी टीम ऑलरेडी बिजी थी। रोड ब्लॉक्स लग गए थे, कार्डन लाइन खींच दी गई थी दोनों तरफ, और वॉलंटियर्स को अपॉइंटमेंट किया गया था ताकि शाम को भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। हम पार्टिसिपेंट्स के लिए जो रेस्ट रूम अरेंज हुआ था वो एक पुरानी खाली सी रूम थी। अंदर बस 2 टेबल्स और कुछ चेयर्स, और ड्रेसिंग एरिया तो कार्टून्स के ऊपर टेम्पररी बनाया गया था। बस काम चलाओ सेटअप। जैसे ही हम अंदर आए तुरंत अलग अलग खींच लिए गए। मुझे चू टोंग ने पकड़ लिया मेकअप के लिए, और यान कॉन्ग शैन को अंकल ल्यू और दूसरे लोग रिहर्सल और फाइनल परेड डिटेल्स के लिए खींच ले गए। चू टोंग मेरे चेहरे पर स्पॉन्ज दबाते हुए बोली, थोड़े कंसर्न के साथ, कल रात को सोई नहीं क्या? आंखों पर डार्क सर्कल्स हुए पड़े हैं। मैं हल्की सी नज़र चुरा के धीरे से बोला, थोड़ा नर्वस था। पर आंखों के कोने से मेरी नज़र यान कॉन्ग शैन पे ही जा रही थी। वो दरवाजे के पास खड़ा था। अंकल ल्यू उसे सिगरेट दे रहे थे। उसने सिगरेट ली, मैच जलाने के लिए झुका, और जैसे ही फ्यूम्स उसके चेहरे को टच हुई, मुझे लगा उसने मेरी तरफ देखा। मेरा दिल तुरंत ही रिदम बूस्ट कर गया। नॉर्मली मैं तुरंत नज़र हटा लेता, लेकिन आज पता नहीं क्यों बस उसे देखता ही रह गया। लेकिन जैसे ही उसने सिगरेट लाइट की और स्मोक का पहला पफ निकाला, वो धुआं उसकी भारी भवों और आंखों के ऊपर क्लाउड्स की तरह घूम गया। और जब धुआं क्लियर हुआ उसने सीधा होना चूज किया, लेकिन मेरी तरफ दोबारा देखा ही नहीं, जैसे मैं वहां था ही नहीं। मैं बस यही सोच रहा था कि तभी सुनरई अपने यूजुअल ड्रामा के साथ मेरे टेबल के पास आ गई। उसने एक गोल्डन स्टेप हेयर पिन उठा लिया जिसमें लाल टेसल्स लटक रहे थे, और फुल फिल्मी डायलॉग मारा, यूमियान, ये तुम्हारी मम्मी का दहेज है। शादी के बाद इसे छुपा के रखना, वरना कोई और छोटी छोटी हूफ चुरा लेगा। चू टोंग ने तुरंत उसे डांटा, रख दे वापस, तोड़ मत देना। सुनरी ने मुंह बनाया, एक अजीब सी शक्ल बनाई, पर फिर भी ओबीडियंटली हेयर पिन वापस रख दिया। मेरा ध्यान फिर मेकअप की तरफ गया। इस बार जो विग लगाई गई थी वो ट्रायल वाले विग के सामने कुछ भी नहीं थी। हेयर पैड स्टैग्ड, हेयर पिन्स इतने कि लगभग 10 किलो का बोझ सिर्फ मेरे सर पे। तभी मुझे समझ आया, शायद इसीलिए गॉडेस के पास डिवाइन जनरल को रखा जाता है, जो उसका साथ दे और उसे संभाले, क्योंकि ये बोझ लिटरली और इमोशनली
दोनों ही के लिए अनबियरेबल है। जब फाइनली चू टोंग ने लिप कलर लगा के लास्ट टच दिया और एक हल्का सा स्माइल पेंट किया मेरे चेहरे पर, तब उसने पहली बार पीछे हटकर खुद भी स्माइल किया। बोली, बस अब गॉडेस तैयार है। परफेक्ट। चू टोंग ने फाइनल टच दिया और सुनरी भी आगे झुककर मुझे घूर के बोली, दुनिया के रंग रिच और गुलाबी और तू तो एकदम स्वर्ग की सफेद फीनी लग रहा है। पर चू टोंग ने मेरे हाथ में एक ऑफ वाइट फ्लॉक्स बॉल फैन थमा दिया। समझाया कि परेड के टाइम मुझे अपना आधा चेहरा इससे ढक के रखना होगा ताकि और ज़्यादा डिवाइन लगे। वो भी सच ही कह रही थी, जितना ज़्यादा मिस्ट्री उतना ही ज़्यादा फैसिनेशन। सब कुछ रेडी होते होते दोपहर हो गई थी। मुझे प्यास लगी थी, पर ज़्यादा पानी पीने की हिम्मत नहीं हुई। सुनरी ने स्ट्रॉ से थोड़ा पानी पिलाया, पर मैं कंट्रोल में था। सिर्फ एक ही ख्याल था, शाम 7-8 बजे तक खाना मिलेगा। काश सुबह एक एक्स्ट्रा टी एग ही खा लेता ना। और तभी मेरे सामने एक चॉकलेट का नीटली रैप्ड पीस आया और उसके साथ वो आवाज़ भी, भूख लगी होगी ना, थोड़ा खा लो। मैंने आंख उठाई और नेक्स्ट सेकंड मेरा दिमाग हिल गया। यान कोंगशैन और उसका आज का लुक। आज मेरी गॉडेस वाली ड्रेस एकदम डिग्निफाइड और सीक्रेट थी और पूरी बॉडी ढकी हुई एक डिवाइन ऑरा के साथ, और उसका आउटफिट एग्जैक्टली उसका अपोजिट था। नीचे लूज बैक पर्पल धोती टाइप कुछ, वेस्ट पे एक ब्रॉड एम्ब्रॉयड्रीड एथनिक क्लॉक ब्राइट कलर्स के साथ, ऊपर का हाफ एकदम मिनिमल, बाकी पूरा टॉर्सो एक्सपोज्ड और उस पे लेयर सिल्वर ज्वेलरी भी, रिंग्स, बेल्ट्स, चेस्ट ऑर्नामेंट्स जिसमें ब्लू पर्पल रिबन्स भी बंधे हुए थे। रिजल्ट, उसके परफेक्टली कट मसल्स और मर्मेड लाइन और भी ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी और मेरी आंखें काम ही नहीं कर रही थी। बी आर्म वेस्ट, टाइट पैंट्स, सिल्वर बेल्ट, एकदम ड्रीम फिगर की रियलिटी मेरे सामने खड़ा था। तभी मुझे याद आया, अंकल जैंग क्यों बार बार कह रहे थे कि आशान सबसे फिट है इस रोल के लिए। ये तो सच में कोई भी समझ नहीं पाएगा कि गॉडेस डिवाइन है या जनरल का चार्म। दिल में एक अजीब सा ख्याल आया, कहीं ये जनरल का रोल सिर्फ इसलिए तो नहीं रखा गया कि ताकि गॉडेस को इतना अट्रैक्ट कर ले कि उसका वापस आसमान जाने का मन ही ना करे। और मैं एकदम पक्का इस बात पे बिलीव करने लगा था। पर ध्यान वापस चॉकलेट पर आया। थैंक यू। मैंने हाथ बढ़ाया चॉकलेट लेने के लिए, लेकिन मेरी गॉडेस वाली स्लीव्स इतनी लंबी थी कि मूव करना ही मुश्किल हो गया। अब मैं इधर उधर एडजस्ट करता ही रहा। तभी शायद यांग कोंगशैन का पेशेंस खत्म हो गया। उसने चॉकलेट वापस उठाया, रैपर टीयर किया, एक पीस तोड़ा और सीधा मेरे लिप्स के पास ले आया। मेरी सांस ही रुक गई। एक तरफ चॉकलेट, दूसरी तरफ वो, और उसके फेस पर एकदम फ्लैट एक्सप्रेशन, जैसे बस एक नॉर्मल सी चीज़ हो। मैं डरे डरे लिप्स को ज़्यादा टच किए बिना बस टीथ से चॉकलेट बाइट करने की कोशिश कर रहा था, पर पैनिक में डिस्टेंस जज ही नहीं हुआ। चॉकलेट सीधा गले में स्लाइड हो गया और उसका हाथ मेरी टंग से उसकी फिंगर टिप्स को ब्रश कर दिया। थोड़ा रफ सा टच था और एक हल्का सा टोबैको का टेस्ट भी। यान कोंगशैन ने झट से हाथ पीछे खींच लिया। उसके नकल्स टाइट हो गए, जैसे सच में मैंने उसे बाइट कर लिया हो। आई एम सॉरी। मैं तुरंत हाथ बढ़ाकर उसका पाम पकड़ना चाहता था। कहीं लग तो नहीं गया ना, दर्द तो नहीं हुआ? लेकिन उसने तुरंत इवेट किया, आंखों में एक अजीब सी टेंशन के साथ बोला, इट्स ओके। उसका रिएक्शन बहुत ही वियर्ड था। एक पल के लिए तो वो मुझे इतना पास लाया और अगले पल पूरा अवॉइड कर दिया। मैंने कॉन्शियस ग्लांस लिया उसके एक्सप्रेशन पर। उसने आंखें घुमा ली थी, जैसे मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता हो। और तभी मेरी नज़र गई उसके ऊपर वाले वैल्यू पर, जो पहले एकदम वाइट स्नो जैसा था। वो धीरे धीरे बदल गया एक फेंट येलो में, और मैं बस वहीं फ्रीज हो गया। वो येलो ज़्यादा देर तक टिका नहीं, धीरे धीरे लाइट होते होते फिर से वाइट बन गया। पर मेरे दिल की हालत बिल्कुल तूफान। आंखें झपकाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने अपना गाल पिंच किया, सिर्फ कंफर्म करने के लिए। आउच! अरे नहीं, दर्द तो हुआ, मतलब हैलुसिनेशन तो नहीं था। वो सिर्फ एक पल के लिए मुझ पर येलो था और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं खुद को संभालूं या चिल्लाऊं। बस अंदर ही अंदर एक ही बात घूम रही थी, ऊपर वाला देख रहा है,
मुझे एक ग्लिम्स और मिल गया है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही स्टॉर्म चल रहा था। यान कोंग शैन ने येलो टर्न किया। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। और ये कोई इल्यूजन नहीं था, दोनों दफ़ा हुआ था। और दोनों दफ़ा मैं वुमेन्स क्लोथिंग में था। लेकिन सवाल ये है कि वो येलो क्यों टर्न करता है सिर्फ तभी? क्या रीज़न है? क्या उसे मेरे गॉडेस लुक की तारीफ अट्रैक्शन है, या फिर उसके अंदर कुछ और छुपा है? मुझे लगता था जैसे एक तूफान प्लस लाइटनिंग प्लस थंडरबोल्ट मेरे अंदर ही घूम रहा हो। मैं खुद अपने ही आप में एक जोक बन गया था। और वो फिर ऑकवर्ड सीन हुआ। यान कोंग शैन ने तुरंत सुनरी को बुलाया, चॉकलेट उसके हाथ में थमा दिया और बिना एक सेकंड वेस्ट किए बोल दिया, तुम ही उसे खिला दो, मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ। और वो बाहर भी निकल गया। मैं उसकी पीठ देखते हुए बस एक ही थॉट पकड़ के बैठा था, शायद वो ना वुमेन्स क्लोथिंग में इंटरेस्ट रखता है, या फिर उसे सिर्फ गॉडेस वाली इमेज पसंद आई जो मैं प्ले कर रहा हूँ। अगर पहला है तो थोड़ी होप बची है, लेकिन अगर दूसरा है तो बस मेरा दिल ब्रेक कंफर्म है। मेरे थॉट्स इतने एक्सट्रीम चले गए थे कि मैंने खुद को इमेजिन किया लाइफ विदाउट माई लिटिल ब्रदर, एकदम नाइटमेयर। तुरंत दोनों टांग क्लैम कर लिए। नो वे, इवन यान कोंग शैन के लिए भी नहीं। तभी सुनरी अपने ही वर्ल्ड में एकदम फैन गर्ल मोड में बोली, उफ ब्रदर शैन, तो इतने हैंडसम लग रहे हैं। मेरी तो फैंटम लिम्स भी हार्ड हो गई। उसने तो 2 पल मुझे वेडिंग को भी बुला दिया। उसने चॉकलेट खिलाया तो मैं चुपचाप चॉकलेट निकल भी गया, दिल से एग्री करते हुए। हाँ, कौन नहीं चाहेगा यान कोंग शैन को। और फाइनली जब सब लोग अपने अपने पोजीशंस लेने लगे तब वो वापस आया। प्रिपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला, अंदर धुआं था और एंट्री हुई गॉड जनरल यान कोंग शैन की। रेड वाइट स्कैरी मास्क में, एजेस से निकले मैसी हेयर और कुछ पेन की लाइंस जो उसके आई सॉकेट्स को एकदम गोस्टली बना रही थी। पहली नज़र में तो वो डरावना सा लग रहा था, लेकिन उसके बॉडी के सिल्वर ऑर्नामेंट्स और वो एथनिक पैंट और वो बी आर्म वेस्ट उसे एकदम लीथल कॉम्बो बना रही थी। मुझे समझ आया वो इस रोल को इतनी आसानी से एक्सेप्ट क्यों कर गया। मास्क के पीछे वो अपना असली चेहरा और शायद अपने असली इमोशंस भी छुपा सकता है। सब तैयार हैं? अंकल जैंग ने फुल सीरियस मोड में घड़ी पे आंख चिपकाए हाथ आधा उठा के ऑस्पिशियस टाइम का वेट कर रहे थे। और तभी गोस्ट मास्क पहना हुआ यान कोंग शैन एकदम कैजुअली मेरे पास चलकर आता है और बिना वार्निंग सीधा मेरी कमर ही पकड़ लेता है। और अगले ही पल मैं हवा में, बिल्कुल पहले की तरह सिक्योर उसकी बाहों में। टाइम हुआ 6:18। अंकल जैंग ने ड्रामेटिक तरीके से हाथ हिलाया और अपनी फिल्मी आवाज में चिल्लाए, शुभ समय आ गया, बजाओ ढोल। और बस तुरंत ढम 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 पूरा दरवाजे पे गॉन्ग्स, ढोल, नगाड़े, फटाके सब एक साथ शुरू। पूरा मूड एकदम शादी प्लस गणपति विसर्जन का कॉम्बो लग रहा था। स्वागत है देवी का। क्राउड भी हाइप में। रेड कारपेट बिछा था, सनसेट की गोल्डन लाइट बहती हुई जो सीधा मिकोशी तक जा रही थी। और मैं अपने फैन से चेहरा आधा छुपाया बस एक ही चीज देख रहा था, यान कोंग शैन की शार्प जॉ लाइन। देखो भाई, डिवोशन अपनी जगह है, पर अट्रैक्शन भी तो एक फीलिंग है ना। बीच बीच में क्राउड की आवाज़ भी आ रही थी, अरे गॉडेस कितनी खूबसूरत है, एक सेल्फी तो दे दो। अरे ये तो पूरा प्रोफेशनल लगता है। और मेरा तो बस मन कर रहा था चिल्लाने का, भाई मैं स्टूडेंट हूँ, एक्ट्रेस नहीं। लेकिन मैं बिल्कुल रूल्स के हिसाब से एक्ट कर रहा था। फैन से फेस कवर, बिल्कुल डिवाइन और अनटचेबल गॉडेस वाली वाइब दे रहा था। फिर जैसे हमने रिहर्सल में किया था, यान कोंग शैन ने मुझे मिकोशी पर बिठा दिया। तभी एक बड़ी सी छाया मेरे ऊपर आई। यान कोंग शैन अम्ब्रेला खोल के बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा, उसकी प्रेजेंस एकदम प्रोटेक्टर जैसी। फिर अंकल ल्यू की आवाज़ घूमी, 1 2 3, और बस मिकोशी उठ गया। कंधों पर हिलता हुआ मिकोशी ढोल और नगाड़े की रिदम के साथ हमारी डिवाइन यात्रा ऑफिशियली शुरू हो गई। लॉन्ग स्ट्रीम के एंड पे सूरज डूब रहा था। वाइट फेदर्स में गॉडेस, फेस फैन से कवर और साथ में गोस्ट मास्क पहने गॉड जनरल, दोनों एकदम लिविंग प्रेयर बन गए। और उस मोमेंट पे लगा, हाँ हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं,
पर ये कोई नौटंकी नहीं, ये है ग्रीन प्लम आइलैंड की लोगों की उम्मीद, एक छोटी सी प्रेयर जो शायद कुछ ना करे या शायद सब कर दे, पर फिलहाल सबके दिल को थोड़ा सा सुकून ज़रूर दे रही थी। होप एक छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन जब सब कुछ टूट चुका हो उस वक्त वही सबसे बड़ी ताकत भी बन जाती है। सूरज धीरे धीरे हॉरिजॉन के नीचे जा रहा था। गोल्डन लाइट सब कुछ पे शान सा रंग चढ़ा रही थी और मेरे मन में एक ही थॉट था, रेन गॉडेस सिर्फ बारिश रोकने वाली देवी नहीं है, वो तो पूरे आइलैंड की उम्मीद की देवी है। और ऑनेस्टली शुरू में तो मैं ये रोल लेने को इतना रेडी भी नहीं था, पर अब जब लोगों की आंखों में वो विश्वास देख रहा हूँ, जब उनके दिल को थोड़ा सुकून मिल रहा है, तो मुझे भी अपने अंदर एक अजीब सा प्राइड और खुशी फील हो रही है। क्राउड दोनों तरफ जम के खड़ी थी, टूरिस्ट, विलेजर्स, बच्चे, बुढ़े, सबके सब। चेहरे इतने ज़्यादा थे कि फोकस करना मुश्किल था, लेकिन मुझे याद था दादाजी ने बोला था कि वो क्यू क्यू को लेकर आएंगे। बस इसीलिए मैं अनकॉन्शियसली क्राउड में उनको ढूंढने लगा और तभी मेरी नज़र एक और पर पड़ गई। एक टॉल फिगर एकदम फ्रंट रो में, शार्प जॉलाइन, यंग सा फ्रेश फेस। दूसरे लोगों के बीच वो लिटरली अलग ही चमक रहा था। और हाँ, वो फू वही था। दिल एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। नेचुरली उसकी नज़र भी मिकोशी पे थी, मतलब गॉडेस पे, और उसका मतलब सीधा मुझ पे। हम दोनों की नज़रें टकरा गईं और उसके एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। मैं पैलेंक्विन के अंदर फैन से चेहरा आधा छुपाए हुए वो सीधा देख रहा था। मैं उसे देख रहा था, वो मुझे देख रहा था। वो शौक में था। आंखों को धीरे धीरे वाइडन करता हुआ वो एक कदम आगे बढ़ गया और फिर बिना कोई कंट्रोल के उसके लिप्स से निकल गया, यूमियान। बस खत्म, गेम ओवर। उसने मुझे पहचान लिया। जब फूवुई ने वो मियान चिल्लाया, मेरा बस चलता तो बस पैलेंक्विन के नीचे ही घुस जाता, पर ऑब्वियसली डिग्निटी बचानी थी ना, तो सीधा फैन उठाया और तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। और मेरी किस्मत देखो, वो दूसरी तरफ एग्जैक्टली था यान कोंगशान। उसने मुझे देखा और एकदम से उसकी आंखों में सस्पिशन। व्हाट्स रॉन्ग? उसने स्ट्रेट पूछा, जैसे तुरंत उसे सेंस हो गया हो कि मैं ऑकवर्ड हूँ। मैंने तुरंत स्क्रैम्बल करते हुए बोला, हाँ कुछ नहीं, बस एक पुराना क्लासमेट दिख गया। उसकी ब्रोज थोड़ी और नैरो हो गई। वही, वो लास्ट वाला? हाँ वही। मैंने एक छोटी सी साय निकाली और मेरा मूड एकदम से फेस्टिवल मोड से फ्यूनरल मोड में चला गया था। यान कोंगशान ने अपनी गेज मेरे चेहरे के पीछे भीड़ की तरफ शिफ्ट की। लग रहा था जैसे वो फूई हुई और उसके दोस्तों को स्कैन कर रहा हो। फिर कामली बोला, अभी वैसे भी खत्म ही होने वाला है, दोबारा सामने नहीं आएंगे। मैं मन ही मन में यही सोच रहा था कि अच्छा है, बस यही बेस्ट होगा। दिल से साइलेंट प्रेयर भेज दिया, भगवान प्लीज़ और ड्रामा मत करना। और तभी उसने एक और लाइन मारी, एकदम कैजुअल, जैसे कुछ भी नहीं। डोंट बी अफ्रेड, मैं किसी भी अजीब आदमी को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। और शायद फॉर एक्स्ट्रा रीअश्योरेंस उसने क्यू क्यू का रेफरेंस भी डाल दिया। ब्रो, क्या इसको लगता है कि मैं भी 5 साल का हूँ? उसका एक हाथ अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था, दूसरा नी पे, और उसकी आंखें हल्की सी मेरी तरफ देखती हुई। मास्क के अंदर से उसका एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड और मिस्टीरियस लग रहा था। मेरे हाथ का फैन टाइट ग्रिप में आ गया, इंटरनली स्क्रीमिंग, भाई मुझे रैंडम लोगों से डर नहीं लगता, मुझे तुमसे लगता है। तुमसे जो इनोसेंट हो के भी ऐसे मिसलीडिंग बातें बोलते हो। और ऊपर से येलो होने के लिए फैन ज़रूरी है क्या? ज़रा सा तो एक्स्ट्रा दे दो ना। सो स्टिंजी। मैं बस एक छोटा सा निकाल पाया। अपना पोस्टर स्ट्रेट करके वापस गॉडेस मोड में शिफ्ट हो गया। और ऐसे ही धूम धूम के बीच सूरज के धीरे धीरे डूबते हुए परेड अपने 1 घंटा पूरा करके वापस लौट गया। एंड पॉइंट भी वहीं था जहां से हमने शुरू किया था। मिकोशी रुकते ही लोगों की भीड़ फिर से फोटो खींचने के लिए चिपक गई। लेकिन शुक्रिया अंकल जैंग का, उन्होंने पहले से ही एक ओपन स्पेस क्लियर कर रखा था और वॉलंटियर्स लाइन बना के सबको थोड़ा पीछे रख रहे थे। बाहर चू टैंग और सुनरी भी ऑलरेडी वेट कर रहे थे। जैसे ही हम रुके, दोनों सीधा मेरे पास आ गईं। परेड खत्म, मतलब अब मैं गॉडेस नहीं, बस यूमियान हूँ। और सच बोलूँ तो अब थोड़ा मैं शर्मा भी गया था।
दोबारा यानकोंग शैंग से हक करके नीचे उतरना, नो वे, बहुत ऑकवर्ड लगता ना। तो फैन और एम्ब्रेला का हैंडल पकड़ के मैंने अपना हैवी सा लहराता हुआ हेम उठाया और डिसाइड किया कि बस खुद ही नीचे उतरता हूँ। नीचे यानकोंग शैन ने अपना मास्क निकाल लिया था। वो ऑलरेडी आगे निकल गया था, पर फिर से टर्न बैक करके उसने मुझसे कैजुअली पूछा, हेल्प चाहिए? मैं तो एकदम पैनिक मोड में, ना ना ना, मैं खुद ही कर लूँगा। और बस हाथ हिला के तुरंत मैंने मना कर दिया। उसने भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया, बस कामली टर्न करके नीचे चला गया। मैं उसके पीछे पीछे केयरफुल स्टेप्स ले रहा था। बस 2 ही कदम बचे थे, तभी पीछे से एक आवाज़ आई, जैसे चिपकने वाली च्युइंग गम। यूमियान, यूमियान, क्या तुम ही हो? ये फू वही था। हाँ, वो वही था, और शॉकिंगली एंड पॉइंट तक पीछा करते आया था। यानकोंग शैन ने तुरंत पलट के देखा। उसकी ब्रोज भी टाइट हो गईं और उसके हेड के ऊपर की वैल्यू बार रेड ग्लो करने लगी। मैं एक साइड से फूवई पर नजर रखता, एक साइड यानकोंग शैन के हेड मीटर को चेक करता, और डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में मेरे पैर ने स्टेयर का एक स्टेप मिस कर दिया और बस स्लो मोशन में मेरा पूरा बॉडी बैलेंस से बाहर। फैन एक तरफ घूम के जमीन पे क्लैक कर गया। पर्ल्स और हेयर पिन स्टेप बाय स्टेप गिरते गए और मैं सीधा नीचे गिरने वाला था। तभी यानकोंग शैन ने तुरंत ऊपर देखा और बिना सोचे अपने आर्म्स वाइड खोल दिए। अगले पल मैं डायरेक्टली उसकी बाहों में गिर गया। हार्ट बीट इतना लाउड था कि समझ ही नहीं आ रहा था ये उसका है या मेरा। उसने मुझे टाइट होल्ड करके सॉफ्टली पूछा, चोट तो नहीं लगी ना? मैं एकदम ब्रेथलेस सा सर हिला के बोला, आह नहीं। और उस वक्त बाकी लोग भी हमारे आसपास आ गए। अरे तुम ठीक तो हो ना? अरे कितना डर गई थी मैं। थैंक गॉड ब्रदर शैन वहाँ थे। हाँ, एकदम स्कैरी मोमेंट था यार, शुक्र है टाइम पे पकड़ लिया उन्होंने। बीच बीच में फूवई की चिपकती हुई आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। ज़्यादा लाउड नहीं थी, लेकिन इग्नोर भी नहीं की जा सकती थी। सुनरई ने मुझे थोड़ा सस्पिशियस लुक दिया, फिर पूछा, यूमियान, वो तुम्हारा दोस्त है क्या? मैं जवाब देता उसके पहले ही यानकोंग शैन ने बिना डिले के बोल्ट लगा दिया, नहीं, बस एक शब्द। सुनरी ने सीधा एक आईब्रो उचकाया और मुझे देखने लगी जैसे कह रही हो, कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है। उसके बाद मैं एकदम हल्का महसूस करने लगा, क्योंकि यानकोंग शैन ने बिना वार्निंग मुझे फिर से प्रिंसेस स्टाइल उठा लिया था। सीधा बोला, मैं ले चलता हूँ तुम्हें अंदर। उसका टोन तो काम था, लेकिन एकदम पॉजिटिव फील दे रहा था। डोर के उस पार फू वही अभी भी मेरा नाम चिल्लाया जा रहा था, एकदम बैकग्राउंड नॉइज जैसा, बज बज बज, अननोइंग एफ। मैंने अपना चेहरा साइड करके यानकोंग शैन के सीने में चिपका दिया और इस बार उसकी मदद रिफ्यूज करने का मन नहीं हुआ। गेट के पास आते ही यानकोंग शैन थोड़ा रुक गया। अंकल जैंग की तरफ अपना चिन लिफ्ट करके बोला, उस लड़के को रोको, अंदर मत आने देना। अंकल जैंग पहले तो कंफ्यूज दिखे, बट यानकोंग शैन के लो की अथॉरिटिव टोन से इम्प्रेस होकर बोले, हो ओके ओके, और वॉलंटियर्स को चिल्लाकर बोले, रोको उसे, हाँ हाँ, उसको अंदर मत आने देना। मुझे ये सीन देख के हंसी आ गई। एकदम फिल्मी विलेन वाली एंट्री को कट कर दिया गया था। कंट्रोल नहीं हुआ तो हल्की सी हंसी निकल गई। ऑब्वियसली यानकोंग शैन ने तुरंत फील कर लिया। नीचे देखते हुए पूछा, क्यों हंस रहे हो बच्चे? एक्सक्यूज मी, बच्चे? अरे ये टोन तो एकदम ओवर बियरिंग टायरेंट बॉयफ्रेंड जैसा था। मैंने झट से डिनाई कर दिया, नथिंग, और बाय द वे मैं बच्चा नहीं हूँ, 19 होने वाला हूँ। उसके लिप्स थोड़े कर्ल किए, सामने देखते हुए कामली बोला, 19 ईयर ओल्ड किड। मैं अंदर ही अंदर नोज व्रिंकल करते हुए सोच रहा था, हाँ हाँ बोल लो, फिर भी तुम मुझे येलो पे येलो कर रहे हो मिस्टर स्ट्रेट गॉड जनरल। फेदर रोब उतारना भी एक अलग ही बैटल निकला। विग, मेकअप, सब कुछ निकालते निकालते आधा घंटा और निकल गया। चू टोंग अभी भी अंदर ही रह गई थी पोस्ट वॉर क्लीनिंग के लिए, और हमें क्लियरली बोल दिया, तुम लोग मेरा वेट मत करना, मैं बाद में आ जाऊंगी। सुनरी तो वैसे भी अपनी नाइट मार्केट डेट के लिए वेंडिंग के साथ पहले ही उड़ चुकी थी। मैं बस एक थका हुआ सा डिफ्लेटेड बलून बन के ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला, और तभी एकदम पहली नज़र में मुझे दादाजी और क्यू क्यू दिख गए। परेड के वक्त तो मुझे लगा था कि उनसे मिल ही नहीं पाऊंगा, पर ये दोनों तो खुद ही मुझे ढूंढ के यहीं आ गए थे।
बिग ब्रो! क्यू क्यू ने सीधा मुझे टारगेट बनाया। दोनों हाथ फैला के एकदम मिसाइल की तरह भागती आई। मैंने भी तुरंत झुक के उसे पकड़ लिया, वरना मैडम तो सीधा जमीन पे ही छाती के बल गिरती। ऊपर उठते ही उसने पाउटिंग टोन में बोला, मैं तो तुम्हें बुलाती ही रह गई परेड में और तुमने एक बार भी मुझे नहीं देखा। बोली तो वो नाराजगी में थी, लेकिन उसकी हेड वैल्यू बिल्कुल ड्रॉप नहीं हुई। क्लियर था अंदर से वो सीरियस नहीं थी। मैंने सॉफ्टली स्माइल करते हुए बोला, सॉरी, बहुत भीड़ थी ना, सुन नहीं पाया। अंदर ही अंदर सोचा, बच्ची भी छोटी है पर कंप्लेन करना मस्त आता है इसे। मैंने नज़र घुमाई पर यान कोंगशैन नहीं दिखा। मैं भी गया होगा फिर से सिगरेट ब्रेक पे। तभी दादाजी एकदम प्राउड डैड मोड में आ गए। बोले, मियान मियान तू कमाल है, दादाजी को तुझ पे गर्व है। उन्होंने दोनों थम्स अप दिए और एक्साइटमेंट में खुद ही ऐड कर दिया, मैं सबको कह रहा था कि ये देखो ये मेरा पोता है। और सब लोग बोल रहे थे, वाह लियाओ यू, तुम तो बहुत लकी हो। उनके ये बोलते ही मैंने क्लियरली देखा, उनकी हेड वैल्यू सीधा 86 तक जंप कर गई थी। मतलब फुल एग्रीमेंट, फुल खुशी में थे वो। सच बताऊं, मुझे तो तब रियलाइज हुआ कि जो भी हो, दादाजी तो हमेशा मेरी ही साइड खड़े होते हैं। मेरी कोई भी छोटी बड़ी बात हो, उनके लिए मैं हमेशा उनका ब्लेसिंग हूँ। और एक्चुअली वो खुद मेरे लिए भी एक ब्लेसिंग ही है। फिर दादाजी ने आंखों में ट्विंकल लेके थोड़ा और तड़का डाला। आशान भी कमाल लग रहा था। जब तुम लोग पास हुए परेड में, 2 लड़कियां मेरे आस पास लिटरली चीख रही थी, OMG, आशान की बॉडी देखी। और दादाजी खुद ही हाथ पैर हिला हिला के ये सब इमिटेट करने लगे। दादाजी नॉर्मली थोड़ी अपनी आवाज़ कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन आज तो एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि उनका वॉल्यूम रिमोट ही गायब हो गया था। उनकी आवाज़ इतनी ज़ोर से गूंजी थी कि रूम के सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। लेकिन अमेजिंग बात ये थी कि किसी के चेहरे पर चिड़चिड़ या अनॉयंस नहीं थी। सबके लिप्स पे स्माइल, सबकी आंखों में खुशी, लाइक एक कलेक्टिव परेड सक्सेस पार्टी वाइब चल रही हो। बिल्कुल। अंकल ल्यू ने भी अपनी सीट एडजस्ट करते हुए बोला, मुझे भी लगता है आशान का फिजिक कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है। मैं अपनी जवानी में भी इतना नहीं था। और जो लड़का मेरे घर का है ना, उफ, उसे तो कंपेयर करना ही इंसल्ट है। दादाजी ने सीधा उनकी रिब्स में एल्बो मारा और आंखें आधी बंद करके नॉटी स्माइल के साथ बोले, अरे एक जगह तो तुम्हारे लड़के ने तुमसे बेटर परफॉर्म कर दिया है ना। अर्ली ही सही एक ग्रैंड एंट्री तो करवा दी है, याद है। अंकल ल्यू थोड़े शर्मिंदा हो गए थे। सीधे अपने मेडिटेरियन टकले पे सीधा हाथ मार दिया और थोड़े फिल्मी टोन में बोले, लगता है पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किया था, तभी तो लॉर्ड यान ने मुझे ऐसा बेटा भेज दिया टॉर्चर करने के लिए। रूम में थोड़ी हंसी का ब्लास्ट हुआ। दोनों अंकल अपने अपने प्रॉब्लमैटिक बेटास पे रोस्ट कर रहे थे और साथ ही साथ एक दूसरे को कंसोल भी कर रहे थे। चलो छोड़ो, अभी जो आने वाला है उसके बारे में सोचो। दादाजी ने अंकल ल्यू को चिल करने को बोला। एक छोटा सा ग्रैंडसन आ जाएगा ना तो तुम भूल जाओगे कि तुम्हारा बड़ा बेटा कितना सरदर्द है। और तभी यान कोंगशैन फाइनली रूम में एंट्री मारता है। फ्रेश स्मोक स्मेल उसके आसपास की हवा का मूड बता रही थी। क्यू क्यू ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, सीधा नाक चढ़ा के बोली, आह आशान, यू स्मेल सो बैड। और बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा मेरे आर्म्स में वापस जम कर गई। मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मैं पकड़ लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, शी इज़ लाइट एनीवे। यान कोंगशैन ने अपना हाथ वापस खींच लिया और एकदम पोलाइटली बोला, सॉरी, तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। बस यही सटल मोमेंट मुझे एकदम वियर्ड मिक्स ऑफ वार्मथ प्लस ऑकवर्डनेस फील करवाते हैं। उसका थैंक यू सॉरी कॉम्बो बहुत फॉर्मल लगता है, पर अंदर ही अंदर मुझे पता है कि एक्चुअली क्यू क्यू को लेकर वो मुझ पर ट्रस्ट करता है। फिर दादाजी और अंकल ल्यू अपने मतलब पूरा डैड स्क्वाड आफ्टर पार्टी प्लान में लग गए थे। दादाजी तो फुल रेडी थे, आज तो काम खत्म, अब पैग लगाएंगे। मुझे ऑब्वियसली टेंशन हुई, ड्रंक ड्राइव तो बिल्कुल अलाउड नहीं है ना। तो मैंने इंसिस्ट कर दिया, दादाजी आप मेरी टर्टल किंग ले जाओ और जब मूड हो घर आने का तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा पिक करने के लिए। अंकल जैंग भी तभी आगे आ गए और बोले, रिलैक्स, मैं भी जाऊंगा ना, और मैं इंश्योर करूंगा कि लियाओ यू घर सेफ पहुंचे। मैं तो वैसे भी ड्रिंक नहीं करता। उनके ये बोलते ही मेरा टेंशन भी थोड़ा हल्का हुआ।
मैं सबको बाय बाय करके रेडी था यान कोंग शैन और छोटी क्यू क्यू के साथ निकलने के लिए, लेकिन तभी यान कोंग शैन ने सीधा मेरा आर्म पकड़ लिया और बोला, सामने से मत जाना, तेरा वो क्लासमेट अभी भी वहीं घूम रहा है। फूफी, सीरियसली? बंदा अभी तक चिपका हुआ है। मुझे तो शक होने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसका कोई उधार भूल गया हूँ। नहीं तो इतना परसिस्टेंट का क्या सीन है भाई। फ्रंट गेट अवॉइड करके हम निकल गए बैक डोर से और वो खुला एक छोटी सी डार्क गली में। हवा भी गर्मी से चिपचिप, ऊपर से सिगरेट और नाले की मिक्स स्मेल, एक ऐसी स्मेल जो ना तो एक्सप्लेन हो और ना इग्नोर। इतना ब्लैक। क्यों ने मेरी गर्दन कस के होल्ड कर ली थी। दरअसल छोटी सी बच्ची है, बच्चे तो डार्क से अभी भी थोड़ा डरते ही है ना। उसकी ग्रिप से क्लियर फील हो रहा था नानपू स्ट्रीट का वाइब और इस गली का वाइब, जैसे दो अलग यूनिवर्सेस। वहाँ फुल मस्ती, क्राउड, लाइट्स, म्यूजिक, और यहाँ कंप्लीट लोनली हॉरर सेटिंग। बस एक रो ऑफ शॉप्स बीच में और सीन टोटल फ्लिप। मैं क्यू को लपेट के संभाल ही रहा था कि वॉक करना मुश्किल हो गया। तभी यान कोंग शैन ने पलट के मुझे देखा और बिना पूछे सीधा क्यू को मेरे आर्म से ले लिया। अपने आप को संभालो, उसका टोन एकदम नेचुरल, और वो खुद आगे चलने लगा। मैं उसके पीछे पीछे, ऑलमोस्ट उसके फुटप्रिंट्स फॉलो करते हुए स्लोली अले के एग्जिट तक निकलने लगे। और पार्किंग तक पहुंचने के लिए हमें 2 पूरी स्नैक स्ट्रीट्स क्रॉस करनी थी। और बस वहीं नाइट मार्केट का असली चार्म सामने आया। ग्रीन प्लम आइलैंड का नाइट मार्केट वैसे भी हमेशा क्राउडेड होता है, और आज तो रेन स्टॉप फेस्टिवल की वजह से फुल ऑन कार्निवल जैसा ही था। स्ट्रीट्स जैम पैक्ड, हर स्टॉल पे लाइन, और हर तरफ से खाने की खुशबू। आशन, मुझे वो एग चाहिए। क्यू एकदम छोटी जॉकी बन के यान कोंग शैन के हाथ को रीन्स की तरह खींचती हुई एक एग ग्रिल स्टॉल के सामने ले गई। स्टॉल पर एग्स की वैरायटी देख के ही आंखें फट जाएं। हेन एग, डक एग, क्वेल एग, हर तरह के एग। बस एग वर्ड्स का एवेंजर्स असेंबल हो गया था। और मैडम क्यू को चाहिए था पिजन एग। 2 कस्टमर्स अपना प्लेट खत्म करके उठते ही हमने तुरंत अपनी कुर्सी कैप्चर कर ली। ऑर्डर हुआ 6 पिजन एग्स और 1 क्वेल एग्स का बोनस। मैं और वैन क्यू दोनों ओवर को घूर रहे थे, जैसे कि हिप्नोटाइज हो गए हों। सलाइवा लिटरली रेडी था ड्रॉप होने को। तभी यान कोंग शैन चुपचाप वैनिश हो गया। मैं अंदर ही अंदर मटरिंग करता रहा। लो, फिर सिगरेट ब्रेक पे निकल गया। बंदा फुल एडिक्टेड है क्या? हम दोनों बैठ गए अंडों के इंतजार में। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, जब वो वापस आया तो हाथ में थे 2 फ्राइड नूडल्स और 1 प्लेट चिकन। खाना है? उसने सीधा 1 नूडल्स का डब्बा मेरे सामने स्लाइड किया। मेरा रिएक्शन जैसे किसी ने मुझे हॉगवर्ट्स का लेटर ही दे दिया हो। हाँ, मैंने लिटरली गार्लिक की तरह सर हिला दिया। और लिड खोलते ही शुरू हो गई नूडल्स खत्म करने की प्रतियोगिता। सच बताऊं, मैं अभी भी ग्रो कर रहा हूँ ना, तो वो चॉकलेट जो मैंने आफ्टरनून में खाई थी उसने तो मेरे भूख का 1% भी सेटिस्फाई नहीं किया था। फ्राइड नूडल्स के बाद यान कोंग शैन ने चिकन का डब्बा खोला और वो भी मुझे ऑफर किया। मैंने फुल ग्रेटिट्यूड के साथ थैंक यू बोला और इसे खाने की कोशिश की। मेरे मुंह में पहले से ही नूडल्स थे, फिर भी ग्रीडी बच्चों की तरह चिकन के पीछे हाथ बढ़ा दिया। खा के तो मज़ा ही आ गया। वो टेस्ट, वो फ्लेवर, वो सैटिस्फैक्शन, लिटरली मेरी आंखों में तो पानी ही ले आया था। और तभी डिंग, ओवन साइड से पिजन एग्स रेडी हो गए। यान कोंग शैन ने अपने चॉपस्टिक्स फ्राइड नूडल्स में अटका दिए और चिल मोड में पिजन एग्स पील करने लगा। एग्स का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम फेयर था, एक क्यू को, एक मुझे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि दोनों की स्पीड ना फरारी मोड थी। ब्लिंक ऑफ एन आई, पूरा बॉक्स खाली। और पुअर यान कोंग शैन, एक भी पिजन एग्स उसके पेट तक नहीं पहुंचा। और सच बोलूं तो ये पिजन एग्स ना नेक्स्ट लेवल टेस्टी थे। मैं स्टेयर कर रहा था लास्ट सर्वाइविंग पिजन एग को, टेम्पटेशन मैक्स। लेकिन फिर मैंने एक हीरोइक मूव किया। मैंने उस पिजन एग को उठाया और सीधा यान कोंग शैन के नूडल बॉक्स में डाल दिया। बोला, मैं फुल हो गया हूँ, तुम ही खा लो ना। उसने बस नीचे देखा, बिना कुछ बोले एग उठाया और शांति से खा लिया। लेकिन मुझे तो उसकी हेड वैल्यू रीडर से सब क्लियर था ना। बंदा दिल से पिजन एग लवर निकला। किसी को पसंद ना आए हो वो तो इम्पॉसिबल ही है। तभी क्यू ने अपने टाइनी फिस्ट टेबल पे बजाते हुए डिक्लेयर किया, क्वेल एग्स, क्वेल एग्स, मुझे क्वेल एग्स चाहिए। मैं तुरंत बाउल खींच के अपना रोल चेंज कर दिया। एग पीलिंग मशीन,
6-7 क्वेल एग्स थे। मैडम ने बैरली 2 ही खाए, बाकी सब मैंने डायरेक्टली यानकोंग शैन के प्लेट में स्लाइड कर दिए। एंड गेस व्हाट, ही एट एवरी सिंगल वन। डिनर डन, बिल क्लियर। हम मजे से निकल रहे थे कि एकदम से एक आवाज आई, जरा रुक जाओ। सामने एक फॉर्च्यून टेलिंग बूथ था। मैडम जिप्सी स्टाइल गॉज पहने, चेहरे पर रेड व्हील और सामने एक चमकता हुआ क्रिस्टल बॉल। उसने ड्रामेटिक विंक मार के बोला, अपने प्यार का फ्यूचर देखना चाहोगे? सीधा यानकोंग शैन को ब्लिंक ब्लिंक करके। और बंदा, उसने बस डाला एक कोल्ड ग्लांस, बोला, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता, और सीधा टर्न होके निकल भी गया। डिस्डेन लेवल 100 आउट ऑफ 100। मैं तो एक्चुअली थोड़ा क्यूरियस था वो फ्यूचर टेलर वाली बात पे, लेकिन जब वो सीधा निकल गया मुझे भी उसके पीछे भागना पड़ा। पीछे से स्टॉल वाली आंटी ने आवाज लगाई, एकदम फिल्मी टोन में बोली, जो प्यार पे विश्वास नहीं करता ना, उन पर लव गॉड की गाज गिरती है। मैं तो इंस्टेंटली यानकोंग शैन की तरफ देखने लगा। एक्सप्रेशन बिल्कुल स्टोन जैसा, और हेड वैल्यू रेड रेड डीप रेड। क्लियरली उसे ये बात पसंद नहीं आई थी। अब कंफ्यूज हो गया मैं, उसे प्रॉब्लम लव से है या बस फॉर्च्यून टेलिंग वाली ड्रामा से। नाइट मार्केट खत्म होने से पहले क्यों की नज़र एक कलरफुल हवा पंख मतलब विंड मील पे अटक गई। वो कॉर्न शैंक के स्लीव को टक करने लगी, बोली, मुझे भी चाहिए। और फिर यानकोंग शैन ने एक नहीं 2 खरीद दिए, एक क्यू के लिए और मेरे लिए। उसने बस हल्की से लिफ्ट कर्व दी मुझे और फिर अपना नॉर्मल कोड मूड ऑन करते हुए बोला, तुम भी तो बच्चे ही हो। मैं उसके किड वाले लेबल को नॉर्मली तो रिब्यूट करता, लेकिन इस बार कलरफुल विंडमिल हाथ में घुमा के देखते ही मन में बस एक ही बात आई, ओके आई विल टेक इट। आखिर गिफ्ट जो पसंद आ गया था। उसके बाद वो मुझे दादाजी के टर्टल किंग स्कूटर तक छोड़ के अपनी कार के लिए दूसरी पार्किंग लॉट चला गया। मैंने विंडमिल को स्कूटर के हैंडल पर लगाया और इग्निशन स्टार्ट करके निकल पड़ा। और जब घर के पास पहुंचा तभी आसमान एकदम से बूम कर गया। ब्राइट कलरफुल फायरवर्क्स बिल्कुल स्प्रिंग के फूलों जैसे स्काई पर खिल रहे थे। सुनरी ने कहा था रात के 10 बजे बीच पे फायरवर्क्स होंगे, और हाँ, टाइम चेक एग्जैक्टली 10 ही बज रहे थे। नीचे पुरानी गली का स्ट्रीट लाइट तो एकदम बुढ़ा मोड में था, हर 3 कदम पे एक बल्ब मिसिंग। मैं टर्टल किंग की लाइट को फुल ब्राइट करके चल रहा था, लेकिन रेंज फिर भी लिमिटेड। मैं स्कूटर धीरे धीरे चलाने लगा, पर हर टर्न पे एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि अंधेरा ज्यादा था ना। तभी व्रुम, पीछे से गाड़ी का इंजन गूंज उठा और नेक्स्ट सेकेंड हाई बीम पूरे के पूरे रास्ते को फ्लड लाइट जैसा ब्राइट कर दिया। मैं साइड हो गया, सोचा कार निकल जाएगी, पर नहीं, वो गाड़ी बस मेरे पीछे ही स्लो पेस में चलती रही। थोड़ा अजीब लगा। मैंने पीक करने के लिए पीछे देखा और बस चमकीले लाइट ने मेरी आंखों को ही चौंधा दिया, इतना कि स्कूटर ऑलमोस्ट डिच में घुस जाता। हॉर्न बीप बीप बजने लगा और फिर एक आवाज, वही फैमिलियर डीप मैग्नेटिक टोन कोंग शैन की, पीछे मत देखो, सीधे सीधे चलो। मेरा ट्रॉटल अपने आप बढ़ गया और हार्ट बस धक 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 जैसे चेस्ट के बाहर ही आ जाएगा। मैंने शेकी वॉइस में पूछा, तुम यहाँ कैसे? ये रोड तो नैरो था, ज्यादा लोग चूज भी नहीं करते। मैंने सोचा था कि वो तो दूसरा बड़ा रास्ता ले चुका होगा, पर उसने कैजुअली बोला, एकदम लाइट टोन में, फायरवर्क्स देखने आया हूँ, बस इतना। और मैं दिल के अंदर एकदम फुलझड़ी ब्लास्ट। हो सकता है सच में वो फायरवर्क्स के लिए आया हो, लेकिन मेरे लिए तो ये कंफर्मेशन था। उसने डिटूर बस मेरे साथ चलने के लिए लिया, और मुझे और क्या प्रूफ चाहिए। दूर से बीच के फायरवर्क्स अभी भी चल रहे थे। कभी एक बड़ा बूम होता, कभी एक कलर स्प्लैश जो पूरे नाइट स्काई को फिल कर देता, और मैं स्कूटर पे हवा में हाथ हिला के चिल्लाया, अरे अरे, फायरवर्क्स देखने वाले ऑडियंस, टूर गाइड के साथ बने रहिए, आपका वार्म और लवली घर बस थोड़ी दूर है। मेरी आवाज़ हवा में घुल गई और यानकोंग शैन की हेडलाइट्स मेरा पूरा रास्ता रोशन कर रही थी। बस हम दोनों, एक टर्टल किंग स्कूटर और एक शैडोइंग कार, फायरवर्क्स के नीचे एकदम क्वाइटली घर वापस आ गए। सीक्रेट लव, इसका मतलब ये है कि जिस इंसान को तुम पसंद करते हो वो वहीं खड़ा है, दूर, सेफ और अनवेयर, और तुम्हें ही चलना पड़ता है, पहाड़, दरिया और रास्ते के सब थॉर्न्स तोड़ते हुए, एकदम स्टूपिड
और पेनफुल चीज़ें करते हुए, और फिर एक दिन अपना प्यार कन्फेस करने से पहले या तो वो पीछे मुड़कर चला जाता है या फिर दोनों की शादी हो जाती है। और दोनों में से जो भी एंडिंग हो, ट्रुथ तो एक ही है, सीक्रेट लव कभी प्योर स्वीट नहीं होता, कभी प्योर बिटर भी नहीं होता। प्यार तुम्हारा है और उन ढेर सारी पानी की नदियाँ, पहाड़ और सफ़र भी तुम्हारा। रेन स्टॉप फेस्टिवल ख़त्म होते ही दिन फिर से नॉर्मल से दिखने लगे। नॉर्मल मतलब सरफेस पे काम, क्योंकि अंदर से तो दिल पूरी तरह शांत ही नहीं था। और कैसे होता भाई, अगर कोई तुम्हें येलो होके रिएक्ट करे, क्या तुम सच में कैजुअल रह पाओगे? नहीं ना। और इसी बेचैनी में मैंने एक और बॉम्ब डिस्कवर किया। यान कोंग शायद नए एम्प्लॉयज़ हायर कर रहा था। वेंडिंग को बोला गया था कि रिक्रूटमेंट नोटिस प्रिंट करके गेट पे चिपका दो। रिक्रूटमेंट भी सिंपल ही था, इमीडिएटली ज्वाइन कर सके, बस और कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा चुभने वाली बात, मुझे एक वर्ड भी नहीं बताया गया। सच तो ये है कि मैं एक सिर्फ टेम्पररी हेल्पर हूँ, एक छोटा सा माइग्रेंट वर्कर जैसा। और चाहे मैं चाहता भी, मेरे कहने से वैसे भी कुछ बदलता तो नहीं ना। फिर भी जब मैंने वो नोटिस देखा, दिल में एक अजीब सी हॉलो सी फीलिंग आ गई। एक ऐसी फीलिंग जिसका नाम है शायद मैं उसके लिए कुछ खास नहीं हूँ। वेदर बुक स्टोर में पहले एक और क्लर्क होता था वेंडिंग के साथ, पर जुलाई के स्टार्टिंग में उसने जॉब छोड़ दी थी और उसके बाद से स्टोर शॉर्ट स्टाफ चल रहा था। यान कोंग शैन क्यूक्यू को भी संभालता और शॉप भी मैनेज करता। ऑब्वियसली उसके लिए बहुत मुश्किल था। स्टोर में हेल्प करने की बात मैंने जब खुद से बोली थी तो यान कोंग शैन ने बिना किसी रजिस्टेंस से हाँ कर दिया था। तब लगा था वाह भाई, मैं कितना काम आ रहा हूँ। पर अब जब सोचता हूँ तो समझ आता है कि मेरा आना उसके लिए एक अर्जेंट वैकेंसी फिल जैसा था। पर प्रॉब्लम ये थी कि सितंबर से मेरे कॉलेज शुरू हो जाएंगे और वेकेशन के एक महीने पहले ही न्यू हायरिंग शुरू करना क्या थोड़ा ज़्यादा नहीं जल्दी है? और दूसरा डाउट, अगर नया आदमी आते हैं तो क्या मुझे अपनी जगह उनको दे देनी चाहिए? मतलब अब मैं सिर्फ एक टेम्पररी फिलर था ना, तो क्या यान कोंग शैन को लगता है कि मैं काम में लेजी हूँ? ये सब डाउट्स मैं क्लियरली पूछ नहीं पाया। सीन कुछ दिन बाद पर शिफ्ट होता है। मैं और क्यूक्यू अपना फेवरेट मैरियो खेल रहे थे। मियान मियान, तुम फिर से हार गए। एकदम से मैं रियलिटी में आया। टीवी स्क्रीन पे मारियो कार्ट खत्म हो चुका था। मेरी कार फिनिश लाइन पे उसके बाद ही घुसी थी। आज रात तो मैंने एक भी रेस नहीं जीती और हर हार एक नई शैडो बन के चिपक गई थी गेम पे। मैंने थोड़ा एक्सक्यूज़ बनाने की कोशिश भी की। हाँ, आज मेरी कंडीशन थोड़ी ऑफ है, मूड में नहीं हूँ। क्यूक्यू ने वॉल क्लॉक पे नज़र डाली और कैजुअल टोन में बोली, चलो कल फिर कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी सो रही हूँ और तुम भी जल्दी सो जाओ। गुड नाइट मियान मियान। रेन स्टॉप फेस्टिवल के बाद से पता नहीं क्यों उसने मुझे भैया कहना छोड़ के मियान मियान कहना शुरू कर दिया था। पहले लगा थोड़ा ऑकवर्ड है एक छोटी लड़की के मुंह से अपना निकनेम सुनना, पर फिर सोचा यान कोंग शैन भी तो मेरी ही जनरेशन का है ना, तो शायद बुरा नहीं है। और वैसे भी उसकी क्यूट आवाज़ में सुनना एक्चुअली थोड़ा अच्छा ही लगता है। शैन, मुझे सोने जाना है। यान वान क्यू अपना प्रोस्थेसिस आज नहीं पहनी थी, इसलिए खुद से उठ नहीं पाई। बस ज़मीन पे बैठ के सीधा दोनों हाथ फैला के अपने पापा को बुला लिया। उस टाइम यान कोंग शैन फ्रिज के सामने खड़ा था। एक्सपायर्ड फ्रोज़न खाना सॉर्ट कर रहा था। डम्पलिंग्स, टैंक्वेन, कस्टर्ड बर्न्स, चिकन, बीफ, फिश, सब ऐसे आइटम्स जो सिर्फ गर्म करके खाए जा सकते हैं। लगता है आज पेशेंस ख़त्म हो गई थी, तभी तो फ्रीज़र की पूरी सफाई शुरू कर दी थी। अरे 9 बज गए। उसने अपनी बेटी की आवाज़ सुनते ही हाथ पूछते हुए वो अंदर आते हुए बोला, इट्स 9:15। छोटी सी मैडम ने आवाज़ दी और एक बड़ी सी उंगली से अपना मुंह रब करते हुए यौन निकाला। मियान मियान हमेशा हार जाता है। 2 और राउंड्स खेले सिर्फ इसीलिए कि वो जीत जाए, फिर भी वो हार गया। मैं सोच रहा था, अरे बच्ची थोड़ा तो इज्जत बचा लेती ना मेरी। यान कोंग शैन ने क्यूक्यू को उठाया और उसे शांत करते हुए बोला, एक्चुअली अगर तुम खेलती ही नहीं तो मियान मियान हारता ही नहीं ना। मैं भी ज़्यादा पीछे नहीं था। बोला, हाँ वैसे हारना कभी कभी अच्छा भी होता है ना, हार से ही तो सीख मिलती है और हम ग्रो करते हैं। दोनों फादर डॉटर अपने रूम की तरफ चले गए और उनकी बात अब मुझे सुनाई देना बंद हो गई। गेम खेलते खेलते मेरी कोक ख़त्म हो चुकी थी। थोड़ी प्यास लगी तो सोचा किचन से पानी ही ले लेता हूँ।
किचन फ्लोर पे अभी भी एक्सपायर्ड फ्रोजन आर्मी बिखरी पड़ी थी। उसको क्रॉस करके मैंने कबर्ड ओपन किया, एक कप की तलाश में, लेकिन एक भी कप नहीं मिल रहा था। रूम थोड़ा स्टफी था, एसी की हवा कम पड़ रही थी और विंडोज भी बंद थी। मैंने अपनी शर्ट का फैब्रिक पिंच करके जल्दी से ऊपर नीचे किया ताकि थोड़ी हवा लगे और पसीना कम हो। क्या इनके यहाँ एक कप भी नहीं है? यहाँ तो होना ही चाहिए ना। मैं अपने आप से ही ममलिंग कर रहा था। बस एक और ड्रॉर खोलने ही वाला था कि पीछे से एक हैवी आवाज आई। क्या ढूंढ रहे हो? मैं आवाज सुनकर लिटरली झटका ही खा गया और चेस्ट पकड़ के उस तरफ घूमा। वो कब ढूंढ रहा था? यान कॉन्ग शैन डोर फ्रेम पे लीन करके खड़ा था, आर्म्स फोल्ड किए हुए। फिर कैजुअल वॉक लेते हुए आया और वही ड्रॉर खोला जो मैं आधा खोल के रखा था। बस उसी से एक ग्लास निकाला, पानी भरा और मेरे सामने ला दिया। ये लो। मैंने दोनों हाथों से लिया, चुपके से थैंक्स बोला। पीछे से उसने सारा एक्सपायर्ड फ्रोजन माल एक साथ उठाया और डस्टबिन में डाला और फिर मॉप उठा के फ्लोर के वाटर स्टेन्स क्लीन करने लगा। उस वक्त उसने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थी और मुझे बस एक ही चीज़ दिखी, वो बल्जिंग 4 आर्म मसल्स, कॉलर बोन का शार्प कट और वेस्ट की एकदम फर्म लाइन। अरे भाई, बंदा तो फ्लोर साफ कर रहा है ना, लेकिन मुझे तो ये सीन एकदम फोटोशूट जैसा लग रहा था। मैं चुपके से उसे घूर रहा था और तभी एक घुट पानी गलत पाइप में चला गया। एकदम जोर से कफ करना शुरू और जैसे पनिशमेंट डबल हो गई हो। थोड़ा पानी स्लिप होके सीधा मेरे नेक से निकले अंदर वेस्ट में गिर गया। आज मैंने वाइट बेसबॉल टैंक टॉप पहना था, लूज तो था, कंफी भी, लेकिन पतला फैब्रिक, और जैसे ही गीला हुआ अंदर का फ्लैशी कलर एकदम स्पॉटलाइट पे आ गया। मेरी हालत, किल मी प्लीज, वाइप। मेरे सामने एक हाथ आया, 2 उंगलियों से टिश्यू पकड़े हुए। अरे भाई, बंदा मॉप छोड़ के मुझे टिश्यू देने आ गया था। मैंने जल्दी से ले लिया और खुद को बचाने के लिए नेक से पानी वाइप किया, फिर चेस्ट पे रब करना शुरू किया। क्या सिर्फ मुझे लग रहा था कि ये सीन थोड़ा ज्यादा ही 18+ बन रहा है? जब फाइनली कफिंग कंट्रोल हुआ, मैंने हेड उठा के उसका शुक्रिया कहने की कोशिश की और वही देख के फ्रीज हो गया। यान कॉन्ग शैन मुझे देख रहा था और टिंग, उसके हेड का कलर एकदम येलो। कॉमरेड, फिर से ऐसे अचानक क्यों हर बार येलो अलर्ट पे चले जाते हो यार? मैं अभी शॉक से निकल ही रहा था कि उसने तुरंत नजर हटा ली और लिविंग रूम की तरफ चल दिया। हेड कलर धीरे धीरे वाइट बैक आ गया, लेकिन एक फेंट येलो अभी भी चिपका हुआ था। लेकिन हे, गुड न्यूज़, इस बार मुझे येलो होने के लिए वुमेन्स क्लोथिंग नहीं पहननी पड़ी थी। मैं यूजुअली 8 बजे आता था, वांक्यू के साथ 1 घंटा गेम्स, 1 घंटा बुक्स पढ़ना और 10 बजे निकल जाता। लेकिन आज अभी तो 9:30 भी नहीं हुए थे। मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था। गेम खेलोगे? मैंने ग्राउंड से एक गेम पैड उठाया और यान कॉन्ग शैन के सामने हिला दिया। वो ऑलरेडी कंसोल ऑफ करने ही वाला था, पर मेरी बात सुन के रुक गया। थोड़ा सोचा, फिर क्रॉस लेग ग्राउंड पे बैठ गया। कम ऑन, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वो एग्री करेगा। मैं एकदम से एक्साइटेड हो गया और फटाफट कैरेक्टर चूज करने लगा। 2 विन आउट ऑफ 3, जो जीतेगा वो लूजर से एक क्वेश्चन पूछेगा। यान कॉन्ग शैन ने मुझे एक साइड से देखा, फिर बोला, अब इसमें भी गैम्बलिंग? फिर भी उसने कंट्रोलर उठाया, मना नहीं किया। गेम का काउंटडाउन शुरू हुआ और जैसे ही 0 हुआ, मैंने फुल फायर पावर के साथ स्टार्ट लाइन से निकल गया। सच बोलूं तो अभी तक मैंने डिसाइड भी नहीं किया था कि क्या पूछना है। बस एक ही फीलिंग थी, उसके और क्लोज आना है, उसके बारे में और जानना है। और ये एक्साइटमेंट, जैसे चिकन ब्लड वाली एनर्जी। फर्स्ट राउंड में तो शायद उसने काफ़ी टाइम से गेम ही नहीं खेला था, थोड़ा रस्टी था, और मैं इजीली बहुत आगे निकल गया। विक्ट्री! स्कोर बोर्ड ब्लिंक करते ही मैंने दोनों हाथ उठाकर चीयर किया। फिर याद आया, वांक्यू तो सो रही है, तो तुरंत हाथ से अपना मुंह दबा दिया और बची हुई आवाज़ अंदर ही निकल गया। रिलैक्स, यान कॉन्ग शैन ने पीछे हाथ से टेक कर कहा, बिल्कुल कूल टोन में। क्यों गहरी नींद में है, यहाँ साउंड प्रूफिंग भी अच्छी है, तुम चाहो तो। गेम के बीच में ही उसने अचानक पॉज कर दिया, थोड़ा सा फ्रॉन किया, जैसे मूड हल्का सा डाउन हो गया हो। फिर भी कैजुअली ही बोला, चिल, यू कैन शाउट आउट। सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। इस बार लगता है यान कॉन्ग शैन ने अपना मूड रीसेट कर लिया था, फुल फोकस में आके मुझे हरा दिया। मैं थोड़ा सल्किंग मोड में चला गया था, बट थर्ड राउंड वॉज रिडेम्पशन मैच।
पूरे ध्यान से खेला, हाथ तक पसीने पसीने हो गए थे कंट्रोलर पकड़ के। लेकिन जब इंसान ज़्यादा नर्वस हो जाता है ना, तो गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। मैं बार बार उसके ट्रैप्स में फंस गया, कार बार बार स्किड हुई, स्लिप हुई, और फिर लास्ट में चेज करने के बाद भी मेरा गेम ओवर। मैं कंट्रोलर को पकड़ के बस स्क्रीन को ब्लैंक स्टेयर दे रहा था। दिल में हल्का सा हार्ट ब्रेक भी फील हुआ, जैसे स्वर्ग से सीधा नरक में आ गया हूँ। इतनी बुरी हालत थी जैसे क्या यही होता है जब तुम्हारा सपना क्रश हो जाए। तभी साइड से उसकी आवाज़ आई, कंसेशन। मैं लिटरली कंट्रोलर चबा जाने वाला था। दिल पे पत्थर रख के बोला, ठीक है, तो क्या पूछने वाले हो तुम? मुझे लगा उसके पास कोई स्पाइसी टीजिंग सवाल होगा, लेकिन नहीं भाई। उसने पूछा, यूनिवर्सिटी में क्या मेजर लिया है? मैं अंदर ही अंदर चिल्लाया, सीरियसली? ये सवाल तो मैं जीत के डिजर्व करता था। लेकिन मैंने स्ट्रेट फेस के साथ सीधा आंसर दिया, डिप्लोमेसी। मेरा रीज़न सिंपल था, ज़्यादा इंटरेस्ट किसी चीज़ में था नहीं मेरा। बस ये लगा कि अगर अपनी स्ट्रेंथ्स का सही यूज़ करना है तो ये कोर्स बेस्ट होगा। मैंने होंगशी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में अप्लाई किया था। वहीं पे डिप्लोमेसी डिपार्टमेंट भी था। ये सुनते ही यान कोंग शैन का एक्सप्रेशन सडनली शिफ्ट हो गया। आंखों में शॉक था। होंगडा? मैं कंफ्यूज था। मतलब क्या हो गया इसको? मैंने धीरे से सर हाँ में हिलाया। फिर वो थोड़ा मुस्कुराया, फिर ज़्यादा मुस्कुराया, और फिर एकदम रिलैक्स टोन में बोला, हेलो जूनियर। व्हाट? मैं लिटरली स्टैचू ही बन गया। हाँ, सीरियसली? क्या ही किस्मत का ट्विस्ट था भाई। यान कोंग शैन मेरा सीनियर निकला। सेम यूनिवर्सिटी, सेम मेजर, सेम हार्ट ब्रेक। सच बताऊं, अगर खुद यान कोंग शैन ये ना कहता तो मैं कभी बिलीव ही नहीं करता कि इस बंदे का बचपन का सपना डिप्लोमेट बनना था। मेरे दिमाग में उसकी इमेज कुछ और ही थी। शायद कोई रॉक क्लाइंबिंग का कोच जो एडवेंचर के लिए जीता हो, या फिर एक सिविल एविएशन कैप्टन जिसके आसपास एयर होस्टेस की भीड़ लगी हो। बट डिप्लोमेट? नहीं यार, ये तो मेरी इमेजिनेशन के भी बाहर था। मैंने ज़रा कॉन्शियस होके पूछा, तो फिर तुमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ज्वाइन किया, पर फिर क्यों छोड़ दिया? और पूछते ही रियलाइज हुआ, अरे सवाल गलत तरीके से निकल गया, क्योंकि डिप्लोमेसी का कोर्स लेने वाले सबको चांस नहीं मिलता। सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप ही होता है जो एक्चुअल डिप्लोमेट बनता है, और उनमें से एक होना मतलब सिर्फ दिमाग ही नहीं, इंसेन लेवल की मेहनत भी चाहिए, जो अपना बेस्ट देते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी का ड्रीम बनाते हैं। ऐसे लोग इजीली गिव अप नहीं करते। तभी मुझे लगा कुछ तो बड़ा रीज़न होगा, और सही भी था। यान कोंग शैन के लिप्स पे जो हल्का सा स्माइल था वो धीरे धीरे फेड हो गया, और फिर उसने कामली बताया, यान जिंगयू, जब मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ तब मैं बस नया नया ज्वाइन किया था। अफ्रीका के केप वर्डे आइलैंड्स में ड्यूटी पे था। वहाँ से चाइना वापस आने का कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था। 2 दिन लग गए थे लौटने में, और जब तक मैं वापस आया सब खत्म हो चुका था। यान जिंगयू, उसकी सिस्टर, अपनी छोटी बेटी और मेरे भाई को छोड़ के इस दुनिया से चली गई थी। उस वक्त यान कोंग शैन का एक्सप्रेशन बाहर से तो काम लग रहा था, जैसे सब कुछ सेटल हो चुका है, पर मुझे पता था अंदर से ये चैप्टर अभी खुला है। उसके दिल में वो दर्द अभी भी जिंदा है। उस एक्सीडेंट की वजह से जिसमें यान जिंगयू थी, किसी और की गाड़ी ने नहीं, एक टैक्सी ड्राइवर ने ही उनकी कार को टक्कर मारी थी। पर वजह थी अनएक्सपेक्टेड इलनेस। उस ड्राइवर की अचानक तबीयत खराब हो गई थी और वो अपना कंट्रोल खो बैठा था। 1 मौत, 2 घायल, और उस ड्राइवर की भी कुछ दिन बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से डेथ हो गई थी। मतलब एकदम अनप्रिडिक्टेबल ट्रेजेडी जिसमें कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता था। अच्छी बात ये थी कि उस ड्राइवर की फैमिली ने पूरी जिम्मेदारी उठाई। सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस ही नहीं, बल्कि बाद में कंपनसेशन भी बार बार बढ़ाया, वो भी बिना किसी डिमांड के। पैसों की कमी नहीं थी, पर प्रॉब्लम पैसे का था ही नहीं। यान वांग्क्यू तब सिर्फ 1 साल की थी। कुछ और मेजर ऑपरेशंस के बाद अपना एक पैर भी वो खो चुकी थी। उसका फ्यूचर पूरा अनसर्टन था, और ऐसे वक्त में जब उसकी माँ चली गई थी तो कैसे यान कोंग शैन अपने सपनों का पीछा कर सकता था? कैसे वो छोड़ के चला जाता उस छोटी सी जान को? नहीं, उसने चुना यान वांग्क्यू को। उसने चुना अपने सपने छोड़ के किसी और के लिए एक सपना बन जाना। वही प्यार जो कभी यान जिंगयू ने अपने छोटे भाई के लिए दिखाया था, अब उस भाई ने उसकी बेटी के लिए वापस दिया। आज अगर पैसों की बात करें
तो यान कोंगशान स्ट्रगल नहीं कर रहा। वो जो सेकेंड हैंड बुक स्टोर उसने खोला है, ये सिर्फ एक रूटीन है, एक रीजन है लाइफ को चलाने का, जब वो अपनी बेटी की देखभाल भी कर रहा है। मैं पहले सोचता था कि शायद आइलैंड का वाइब उसे सूट कर गया होगा, लेकिन अब समझ आया कि ये सिर्फ उसकी चॉइसेस का रिजल्ट है, एक सैक्रिफाइस का साइलेंट प्रूफ। उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा स्माइल दिया, फिर बोला, रीडिंग इज वेरी गुड। उसने एक किताब उठाई जो एक लंबे से पाइल के टॉप पे थी। किताब तुम्हारे हॉरिजन्स खोलती है, बिना घर से निकले दुनिया देख लो, थोड़ा इन्वेस्ट करो, ज्यादा पाओ, सबको रीड करना चाहिए। फिर उसने वो किताब मुझे दे दिया। मैंने ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए किताब ली और किताब देखी, आइलैंड बुक, एक ब्यूटीफुली बाउंड कवर, सॉफ्ट कलर, पोएटिक फील। मैंने कहा, हाँ मुझे रीडिंग पसंद है, रीडिंग मुझे खुशी देता है। फिर देखते ही देखते 10 बज गए और यान कोंगशान जैसे हमेशा क्वाइटली खड़ा हो गया मुझे बाहर छोड़ने के लिए। आइलैंड बुक को अपनी चेस्ट से लगाए मैं एकदम कंफ्यूज हो गया था और जाते जाते पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, एकदम पर्सनल सवाल मैंने पूछ लिया, अगर क्यू क्यू को कभी मदद चाहिए हो तो तुम शादी करोगे? यान कोंगशान ने मुझे देखा, थोड़ा शॉक्ड, जैसे ये लाइन उसने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। बट गुड थिंग, गुस्सा नहीं हुआ, बस काम से मुझे रिप्लाई दिया, नहीं, एक इंसान को पूरा होने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो शादी करे या प्यार में हो। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हुआ, तो क्या तुम सेलिब्रेट हो? दिल से निकला, जुबान पे कंट्रोल ही नहीं रहा। उसने सोचा, पॉज लिया, फिर नोट किया, हाँ ऐसे ही समझ लो। बस वहीं पे मेरे अंदर का ऑयस्टर मेटाफोर जाग गया, जैसे बेस्ट क्वालिटी की ऑयस्टर सामने हो, बिल्कुल फ्रेश, शाइनिंग, और मैं बस देख रहा हूँ। खाना तो दूर, उसको खोलने का टेक्निक भी नहीं आता मुझे। मतलब बंदा क्लियरली कह रहा है कि उसे लव वव पे बिलीव ही नहीं है। उसने उस जिप्सी फॉर्च्यून टेलर को जो बोला था, आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ थिंग, अब समझ आया कि वो लाइन प्यार के लिए थी। वो प्यार पे विश्वास नहीं करता, न प्यार न शादी, फिर पूरा लाइफ अकेले चलो रे मोड पे। मेरे दिल की हालत एकदम खोखली, जैसे कोई पूरी शॉप में लास्ट आइसक्रीम कोन उठा के ले गया हो और मुझे सिर्फ रैपर दे दिया हो। मैं तो सोच रहा था कि सिंस उसका हेड मेरे लिए 2 बार येलो अलर्ट पे गया था, तो हार्ड वर्क से उसे फुल फैन बॉय बनाया जा सकता है। पर क्लियरली रियलिटी इतनी इजी नहीं थी। इतना बड़ा हैंडसम पैकेज और इतनी गर्ल्स, और वो पिंक ड्रेस वाली भी उसे पसंद करती होंगी, और मैं बस एक छोटा सा एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो अपनी जगह ढूंढ रहा है। हे गाइस, तो आई होप आपको आज की वीडियो एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो भूलिएगा नहीं, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो फिर जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। गुड नाइट।